1941 ईस्वी के दिसंबर माह की एक भोर रीवा रियासत में ग्राम फरेंदा के मध्यम वर्गीय किसान लाल सुंदर सिंह के कनिष्ठ पुत्र श्री बच्छराज सिंह के घर में खुशी दस्तक देने वाली थी। सारा परिवार धड़कते दिल से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उगते सूर्य की पहली किरण के साथ प्रतीक्षित खुशी ने दस्तक दे दी। ये वो कालखंड था जब देशी रियासतों पर अंग्रेज सत्ता की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेज सत्ता के चंगुल से मुक्त होने के लिए हुंकार भर रहे थे। रीवा रियासत का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ था। ठाकुर रणमत सिंह, श्याम शाह और पद्मधर सिंह के साथ कितनी ही नामी और अनाम स्वतंत्रता सेनानी मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। उन सेनानियों के किस्से गांव के बुजुर्गों और युवाओं के माध्यम से बचपन तक पहुंच रहे थे। ऐसे संघर्षशील समय में कवि कमलेश का जन्म और उनका लालन पालन उनके संपूर्ण बचपन को क्रांति की चेतना से स्फूर्त कर रहा था। ग्राम फरेंदा, जहां कवि का जन्म हुआ, बिछिया नदी के समीप स्थित है। आम्र कुंजों की सघन हरितिमा से मंडित यह गांव आज भी प्रकृति की गोद में किसी अबोध शिशु सा सोया प्रतीत होता है। पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदी तथा विंध्य के शिखरों और तलहटियों के सानिध्य इस गांव को सुरम्य वातावरण प्रदान करते हैं। कवि का बचपन उनके जन्म के गांव फरेंदा और सीधी जिले में स्थित ननिहाल के गांव पनवार में व्यतीत हुआ। ग्रामीण परिवेश एवं पहाड़ी प्रकृति के अंचल में सिमटे बचपन ने कवि के मन में नदियों, पर्वतों और जंगलों के प्रति अत्यधिक आकर्षण पैदा किया, जिसका प्रभाव कालांतर में उनकी रचनाओं में प्रस्फुटित हुआ। पनवार के पास बहने वाली सोन नदी, कैमूर की पहाड़ियों, गऊ घाट और भेलकी में लगने वाले मकर संक्रांति के मेलों ने कवि के सपनों के कैनवास में रंग भर दिए। प्राथमिक शिक्षा पनवार में पूर्ण करने के बाद माध्यमिक शिक्षा पहले मणिकुमार विद्यालय और फिर गढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। 10वीं अजमेर बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने तत्कालीन दरबार हाई स्कूल रीवा में इंटरमीडिएट हेतु एडमिशन लिया, किंतु शहडोल जिले में प्राथमिक शिक्षक के पद पर चयनित होने के बाद उनकी आगे की शिक्षा अनियमित छात्र के रूप में जारी रही। शिक्षक हो जाने पर 18 वर्षीय युवक नागेंद्र का विवाह मई 1959 में रीवा जिले के एक प्रतिष्ठित राजपूत कुल में गढ़ के समीप लौरी गांव में श्री राजपति सिंह की पुत्री सुशीला से संपन्न हुआ। ये वही समय था जब नौकरी के दौरान पढ़ाई जारी रखने से दंड स्वरूप 2 वेतन वृद्धियां रुकी तो इन्होंने शासकीय सेवा को छोड़कर अपनी पढ़ाई को महत्व दिया और सागर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर
प्रथम श्रेणी में हिंदी में एमए की डिग्री हासिल की। सागर विश्वविद्यालय उन दिनों हिंदी के विद्वानों का गढ़ हुआ करता था। कवि कमलेश को हिंदी के महान समीक्षक और उत्कृष्ट शिक्षक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी आदि जैसे शिक्षकों का सानिध्य तो मिला ही, उस दौरान डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नागार्जुन, श्री अमृत राय आदि रचनाकारों से घनिष्ठ परिचय हुआ। यह सुखद संयोग था कि इसी बीच उनका साक्षात्कार सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और पद्मश्री हरिवंश राय बच्चन जैसे महान छायावादी एवं छायावादोत्तर कवियों से हुआ और उनका स्नेह मिला। हिंदी के समर्थ समीक्षक कुंवर सूर्यबली सिंह और पद्म भूषण शिवमंगल सिंह सुमन से भी इन्हीं वर्षों में आशीष प्राप्त हुआ। 1965 में कवि ने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के निर्देशन में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त करने हेतु अपना पंजीयन कराया। 1 मार्च 1969 में 28 वर्ष की उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उस वर्ष उपाधि प्राप्त करने वाले लोगों में इनकी उम्र सबसे कम थी। इसीलिए कुलाधिपति श्रीमती विजया राजे सिंधिया एवं तत्कालीन कुलपति डॉक्टर MP शर्मा ने इन्हें मंच पर बधाई दी। सन 1969 में डॉक्टर कमलेश का पदांकन विंध्य के कीर्ति शिखर ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में हिंदी के व्याख्याता के रूप में हुआ। 1972 में डॉक्टर कमलेश ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में D.Litt की उपाधि हेतु प्रथम शोध छात्र के रूप में पंजीयन कराया और सन 1979 में मध्ययुगीन हिंदी काव्य में वैष्णव संस्कृति का स्वरूप तथा तत्सामयिक समाज का अनुशीलन विषय पर उपाधि लेकर रीवा विश्वविद्यालय के पहले D.Litt उपाधिधारक बने। हिंदी की विकास यात्रा में डॉक्टर कमलेश ने 3 बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी की और 3 विश्व हिंदी सम्मेलनों में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का एकल प्रतिनिधित्व किया। मॉरीशस की यात्रा के संस्मरण उनकी पुस्तक मजदूर, गीली आंखें और मॉरीशस में संग्रहित हैं। विंध्य धरा की माटी में जन्मा हिंदी का यह बिरवा बट वृक्ष की छायादार सघनता का रूप लेकर कितने ही अध्ययनशील तपियों को शीतल छांव प्रदान कर आश्रय बन गया। डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश ने 12 शोध छात्रों को शोध कार्यों की विषयगत नवीनता के साथ डॉक्टरेट की उपाधि हेतु उनका समुचित गहन और सहृदयी निर्देशन किया। इन कार्यों में संलग्न होते हुए उन्होंने विंध्याचल की सैकड़ों साहित्यिक विभूतियों को विस्मृत होने से बचाया और विंध्याचल का आधुनिक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसे UGC की सहयोग राशि से मुद्रित और प्रकाशित किया गया। इसी के साथ डॉक्टर कमलेश ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में केशव अनुसंधान पीठ के निर्देशक के रूप में अपनी सेवाएं दी और हिंदी साहित्य में शोध प्रविधि को प्रोत्साहित किया। सही अर्थों में डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऐसे अध्येताओं और शोधार्थियों की खोज में थे जो विंध्य क्षेत्र की भूली बिसरी विभूतियों को प्रकाश में ला सकें। इसी विचार के अनुरूप आपने ठाकुर गोपाल शरण सिंह जैसे द्विवेदी युगीन चेतना के सशक्त हस्ताक्षर कवि को विशिष्ट अध्ययनार्थ एक साहित्यकार के रूप में स्थान दिया। इसी श्रृंखला को सतत गतिशील बनाने के लिए आपने बघेली साहित्य और बघेल खंड के साहित्यकारों को
विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया। डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश को उनके यशस्वी कार्य के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। उनके कार्य और योगदान विंध्य के यश को बढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश का जीवन और व्यक्तित्व उनकी हर रचना में बोलता है। वे करुणा, प्रेम और उदारता के अहिंसक पुजारी हैं। उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया। उनके रचे 15 ग्रंथ उनकी प्रसिद्धि को ऊंचाई देते हैं। डॉक्टर कमलेश समकालीन महान साहित्यकारों से जुड़े रहे। हिंदी के विद्वानों के लगभग 200 पत्र उनके पास सुरक्षित हैं। डॉक्टर कमलेश के विद्यार्थियों और उनके सानिध्य में आकर अपने व्यक्तित्व को संवारने और निखारने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है। उनमें कितने ही राजनेता हैं, कितने ही अधिकारी और हिंदी के समर्पित सेवक हैं। डॉक्टर कमलेश के रचना संसार के बारे में हिंदी के विद्वानों की राय स्पष्ट रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकार गोदार कहते हैं कि आज अगर आप किसी कोण विशेष से फोटोग्राफ करते हैं तो ये भी एक राजनीतिक निर्णय है कि आपने किस तरफ से उसका फोटोग्राफ किया। तो इस समाज का जो फोटोग्राफ लेखक को करना है वो किस तरह से करता है, इस पर भी निर्भर करता है कि उसकी पक्षधरता क्या है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश जन पक्षधर गीतकार हैं। जनता के बारे में बहुत सारी कविताएं, उनके दुख दर्द के बारे में बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे हैं। उनका पूरा रुझान जो हमारे दौर में शोषित, उत्पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में रहा है, ऐसा मुझे हमेशा लगता रहा। उसी तरह की उनकी कविताएं भी हैं। जिस तरह से एक आम आदमी के उत्पीड़न का, समाज में हो रहे परिवर्तनों का, समाज की तमाम सारी बुराइयों का, उसको एक दिशा में ले जाने का जो उनकी काव्यात्मक सोच थी, उसका मैं नज़दीक से देखने वाला व्यक्ति था। स्वाभाविक तौर पर एक उनके विचारों में क्रांतिकारी चेतना का भी एक ऐसा मान सकते हैं कि एक तरह से वो ही एक स्रोत था। और जब कोई क्रांतिकारी विचारों के साथ साहित्य की रचना करता है तो समाज में आई विकृतियों का, समाज में सुधार की ही बात वो लिखता है। साहित्य के क्षेत्र में उनका एक गंभीर चिंतन है। समाज को वो एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसे बड़े साहित्यकार हैं, ऐसी सोच है, उनका समाज के प्रति चिंतन है। उन्होंने घर परिवार से ज़्यादा बढ़कर समाज की चिंता की है। वस्तुतः डॉक्टर कमलेश एक परंपरा और आधुनिकता के संगम पर खड़े हुए व्यक्ति हैं। परंपरा से मेरा तात्पर्य यह कि वे आँख मूंद करके किसी प्राचीन कवि की कही हुई बात को या पुराणों में कही हुई बात को नहीं मान लेते, बल्कि उसको आधुनिक परिवेश में कसने, तौलने और समीक्षण परीक्षण का कार्य करते हैं और इसके पश्चात उस बात को मानते हैं। उनकी रचनाओं में, उनके लेखन में जो भाव प्रकट हुए हैं उनके, उससे लगता है कि उनके मन में इस देश के गरीबों, मजलूमों, किसानों और मज़दूरों के लिए कितनी तड़प थी उनके विकास के लिए। और मैं समझता हूँ कि उनके जैसे रचनाकार ने इस अंचल में गरीब और मजदूर, किसान की लड़ाई को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने संवेदनात्मक जगत में, वैचारिक जगत में डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश दो लोगों से बहुत प्रभावित हैं। एक तो कबीर से वो बहुत प्रभावित हैं। उनकी कविताओं में, उनके गीतों में जगह जगह कबीर का जिक्र आता है, कबीर के मुहावरे आते हैं, कबीर की शब्दावली आती है, कबीर की संवेदना आती है। क्यों?
इसलिए कि जिस फक्कड़ कबीर ने काशी में वहाँ के पोंगा पंडितों को, पुराण पंथियों को ललकारा था और जो वास्तविकता की ज़मीन थी उसकी तरफ इंगित किया था, उसी तरह अगर डॉक्टर कमलेश की काव्य पंक्तियों में झांक कर देखा जाए तो वो अंधविश्वासों, रूढ़ियों, पाखंडों और बहुत इस तरह की जितनी पुरातन जड़ताएं हैं उनको वो ललकारते हैं, उनके बारे में वो बोलते हैं, खुल कर के बात करते हैं। दूसरे वो प्रभावित हैं हमारे महाकवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। निराला की राम की शक्ति पूजा और निराला के अन्य गीतों का उन पर बहुत असर है। डॉक्टर कमलेश के व्यक्तित्व में खरापन और स्पष्टवादिता उन्हें एक ईमानदार और चरित्रवान आभा से मंडित कर देती है। जीवन की यातनाओं के विरुद्ध शून्य होने तक मुझे लड़ने दो। यहाँ लड़ाइयाँ पहले भी हुई हैं, किंतु प्रतिगामी और आज भी हो रही हैं। मनुष्य के शोषण के विरुद्ध नहीं, न ही भूख और प्यास के विरुद्ध। रोटी इस धरती का सबसे बड़ा सत्य है। रोटी बैंकों के लाकरों में बंद है। सोने के पीले आकर्षण पर देश के नवजात महाराज और महारानियों पर चढ़ी है। आज की रानियां आज़ाद भारत की जनतांत्रिक सामंतवाद की देवियां हैं। इन्हें कुछ मत कहो, कहना जुर्म है, क्योंकि मत का फार्मूला इन्हीं के हाथ है। अरे महाराजों, राजाधिराजों, पहले तुम्हारा सामंती रूप देख, पहले का सामंतवाद भी शर्मा गया है। अरे महाराजों, राजाधिराजों, तुम्हारा सामंती रूप देख, पहले का सामंतवाद भी शर्मा गया है। आओ मिलकर जंग करें, अकेले का जंग दिशा देगा किंतु रोटी नहीं। रोटी हमारी बहाली का संघर्ष है, यह दुनिया के भूखों का ऐलान शुदा गृह युद्ध है। इसे प्यार से नहीं लड़कर पाएं, खून बहाकर नहीं, भूख के खिलाफ तब तक लड़ें जब तक भूखों के हाथ मोटी गोल रोटी का संसार न हो। रोटी इस धरती का सबसे बड़ा सत्य है। रोटी बैंकों के लाकरों में बंद है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सारा संघर्ष हमारे समय और समाज का और हमारे देश का रोटी के लिए ही है। वो कभी अपने सिद्धांतों, अपने इथिक्स से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उनके इथिक्स हमेशा जीवन में सर्वोपरि रहे। सच को सच कहा और झूठ को हमेशा झूठ ही कहा। अक्खड़पन से उनका मतलब वो साफ गोई उनकी विशेषता थी। वो किसी को खुश करने और नाराज़ करने के लिए कोई बात नहीं करते थे और ऐसा उनके साहित्य में भी लक्षित है। डॉक्टर कमलेश का व्यक्तित्व बहुत विशिष्ट है। जैसा कि बाबा नागार्जुन कहते थे, जैसा लिख वैसा दिख, जैसा दिख वैसा लिख। डॉक्टर कमलेश इस उक्ति पर 100% खरे उतरते हैं। नई हैं कलाएं, नई खोज इनकी, ये रिश्वत के भूखे, ये दौलत के भूखे। हटाओ इन्हें, कुर्सियों पर ना ऐठें, खड़े फूंकते हैं ये जनतंत्र सूखे। गरीबी, अशिक्षा, भूख और इसी के साथ अन्याय, इन सब बातों को नागेंद्र सिंह जी अपनी रचनाओं में पकड़ते हैं। उन्हें लगता है कि कैसे पूरे समाज में जगह जगह अंधकार की ताकतें, अन्याय की ताकतें, अत्याचार की ताकतें अपना साम्राज्य बढ़ा रही हैं। लेकिन जैसे
कहते हैं कि फैली है संसार में जब जब काली रात, एक दिए ने ही उसे बतला दी औकात। तो एक काव्य पंक्ति भी उठ के अगर खड़ी होती है तो राज सत्ताएं हिलने लगती हैं। वे किसी की चापलूसी में कभी विश्वास नहीं किए, चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वान रहे हों या कोलीग रहे हों या अधिकारी या नेता ही क्यों न रहे हों। वे कवि के रूप में प्रेम और सौंदर्य के कोमल कवि हैं। उनकी पद रचना गीतों में मधुरता और स्निग्धता उड़ेलती प्रतीत होती है। वसुंधरा धरा हुई, वसुंधरा धरा हुई, बाँझ को उम्र मिली। वसुंधरा धरा हुई, बाँझ को उम्र मिली। वसुंधरा धरा हुई, बाँझ को उम्र मिली। हृदय हंस दूत बन न पंख पड़ा सका, गीत मैं न गा सका, गीत मैं न गा सका। बहुत सारे प्रेम गीत लिखे हैं, मिलन के ऐसे गीत लिखे हैं डॉक्टर कमलेश ने कि उनको पढ़ के लगता है कि भाई उस मालिनी को खोजने चलना चाहिए जिसके बारे में इतने ये व्यथित और विचलित हैं, जिसके सौंदर्य की आराधना इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन कभी किसी कवि की प्रिया को खोजने मत निकलो। उसकी कविता में जो प्रिया दिखाई देती है वो प्रिया इस धरती पर मिलेगी नहीं। उसने कहीं से आँखें ली हैं, कहीं से गाल लिया है, कहीं से बाल लिया है, कहीं से संवेदना ली है, कहीं से बुद्धिमत्ता ली है। तमाम चीज़ों को एक साथ करके उसने ऐसा रचा है। तो उस रचना विधान को प्रणाम करिए, उस रचनात्मकता को नमस्कार करिए। शिक्षक के रूप में डॉक्टर कमलेश के संबंध अपने सभी विद्यार्थियों से बेहद घनिष्ठ और आत्मीय रहे हैं, जिसके चलते वे उनकी व्यक्तिगत मुश्किलों और परेशानियों में परिजन की तरह शामिल होते हैं। मेरे ऊपर हमेशा उनका स्नेह रहा है और मैं भी उन्हें बड़ा भाई मानता था। प्रोफेसर कम, व्याख्याता कम मानता था। ऐसा लगता था कि एक बड़े भाई की हैसियत से हमारे बतौर अभिभावक को शिक्षा के क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते थे। मैं तो जो कुछ भी हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे हमेशा अध्ययन के साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहे और मैं आभारी हूँ कि उनके जैसा गुरु हमको मिले और उनका मार्गदर्शन हमको मिला, उनका सानिध्य मिला। और मैं समझता हूँ कि अगर आज उनके जैसे शिक्षक, प्राध्यापक महाविद्यालयों में उनके आचरण का अनुसरण करें तो जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत एक नकारात्मकता विद्यार्थियों में दिखाई देती है वो समाप्त हो सकती है। न जाने कितने शोधार्थी उनके पास अपने शोध कार्य के लिए परामर्श लेके आते हैं। मैं कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है उनसे। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे वो घर के सदस्य नहीं हैं और हर विषय वस्तु में बातचीत करते हैं और उनका लगाव सामाजिक कार्यों को ज़्यादा होता है, जनहित में ज़्यादा होता है और शोषित, पीड़ित और सामान्य लोगों के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। उनका जो स्वभाव था उस स्वभाव में वो जीवन भर जीते रहे। कहीं तो वो बहुत कृपालु, दयालु, ममतालु अध्यापक के रूप में रहे, जैसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो बहुत गरीब हैं, किसी ऊंचे कुल से नहीं आए हैं, फिर भी उनके बड़े प्रिय पात्र हैं और उनके साथ रहते हैं। जो उपलब्धि मुझे 2 वर्ष की अवधि में प्राप्त हुई थी उनके सानिध्य में, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे जीवन के लिए एक अमूल्य
निधि प्राप्त हुई। निश्चित रूप से डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश एक उच्च कोटि के प्रतिभाशाली हिंदी जगत के महान विद्वानों में से एक। अपने छात्रों से, अपने संगी साथियों से उनके संबंध बहुत मजबूत हुआ करते थे। उनके सानिध्य में कार्य करने के दौरान ऐसे ऐसे शब्द उभर कर आते थे जिनका अर्थ हमें नहीं मालूम था। उनके साथ में रहते हुए धीरे धीरे उनके बारे में पता चला और साहित्य के प्रति उनका जुनून, लगनशीलता और तत्परता का भाव हमने उनसे मिलकर जाना। काम को लेकर इतना संजीदा रहते थे कि यदि मैं 15 दिन 20 दिन का काम लेकर जा रहा हूं तो 8 दिन पहले से ही पूछने लगते थे कि काम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई। उन्हीं दिनों मेरे घर की परिस्थिति भी अत्यंत नाजुक थी। मेरी बेटी 2011 के समय बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। स्थिति इस कदर से डामाडोल हो चली थी कि लगता था कि अब गई कि तब गई। मतलब उसकी बीमारी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। डॉक्टरों को भी दिखाए, बहुत तरह के ट्रीटमेंट जो हमसे बन सका वो कर सकते थे। इस तरह करते करते लगभग 4 साढ़े 4 साल का दौर गुजर गया। जब समय गुजर गया और बिटिया अत्यंत नाजुक दौर में थी तो सर ने कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें शोधार्थी कम अपना बेटा मानता हूँ और इसको बहू मानता हूँ। मेरी बहू को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है ये। बीच में मेरा विचार ये हो गया था कि अब हम छोड़ देते हैं, पीएचडी अपना नहीं कर पाएंगे। परंतु सर का इतना सहज और सरल स्वभाव, उनका साथ रहा और वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि तुम अपनी परिस्थितियों से पीछे मत हटो, तुम वो सब काम करते रहो, उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। इस तरह का सहारा देते हुए कुछ ऐसा एहसास कराए कि समय का पता ही नहीं चला। एक तरफ बिटिया भी स्वस्थ होती गई और हमारा पीएचडी शोध कार्य भी पूर्ण हो गया। शक्ति वो जो देते थे अपनी बातों से, उस सब से मुझे अपने काम में बहुत ही सहायता हुई है और मैं ये कर पाई। जिस दिन वाइवा था, वाइवा में अरुण कुमार मिश्रा जी आए हुए थे वाइवा लेने के लिए। उनका एक वाक्य बहुत अच्छा लगा। बोले, इस कृतित्व से, इस लेखनी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपने जीवन काल में जो नहीं सीख पाया था वो इस लेखनी से सीखा है। इसलिए एक कमेंट्स उनने थीसिस में लिखा, एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनर। ये सुनना एक विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और 2016 में मुझे पीएचडी अवार्ड हो गई है। रग रग में क्रांति बसी है, ऊर्जा व संघर्ष समन्वित है। इन कल्प व्रत चरणों में मेरा मृदु नमन समर्पित है। किसको मैला मन दिखलाऊं, किसको आंसू से नहलाऊं। किसको मैला मन दिखलाऊं, किसको आंसू से नहलाऊं। किसको मैला मन दिखलाऊं, किसको आंसू से नहलाऊं। तुम चल दिए त्याग कर मुझको, तुम चल दिए त्याग कर मुझको। किसको दर्द हृदय दिखाऊं, किसको दर्द हृदय दिखाऊं। किसको मैला मन दिखलाऊं। विद्रोही मेरे अंग
बने अश्रु के प्रबल पनारे, विद्रोही मेरे अंगारे। बने अश्रु के प्रबल पनारे, आज विदा के व्यथित क्षणों में, आज विदा के व्यथित क्षणों में, पुलिस कठोर किसी ने मारे, पुलिस कठोर किसी ने मारे। जाओ मन का अब क्या होगा, यह जीवन यूं ही जी लूँगा। जाओ मन का अब क्या होगा, यह जीवन यूं ही जी लूँगा। स्मृतियों के मधुक्षण मिलकर, स्मृतियों के मधुक्षण मिलकर, अपना प्यार तुम्हें दे दूँगा, अपना प्यार तुम्हें दे दूँगा, अपना प्यार तुम्हें दे दूँगा। मित्रों के परम मित्र थे। थोड़ा उनका जो स्वभाव है वो स्पष्टवादी और जिसे हंसी मजाक में लोग कह देते हैं खड़वास स्वभाव के थे। और थे क्या, अभी भी हैं। तो अक्खड़पन से उनका मतलब वो साफ गोई उनकी विशेषता थी। वो किसी को खुश करने और नाराज़ करने के लिए कोई बात नहीं करते थे, और ऐसा उनके साहित्य में भी लक्षित है। अपनी रचनाओं में वे अपने समय को, अपने समाज को, अपनी वास्तविकताओं को दर्ज करने का काम लगातार करते रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश जी की कविताओं में शिक्षाप्रद एवं साहित्य मनीषियों के लिए जो एक प्रेरणा का भाव है वह अद्वितीय है। आपकी रचना धर्मिता, पठनीय, सहज एवं संवेदनात्मक है। उनका सौभाग्य था कि उन्हें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का सानिध्य मिला। उनके गुरु ने जो कुछ सिखाया, जो ऊर्जा और प्रतिभा लेकर, जो विद्वत्ता लेकर, जो अध्ययनशीलता लेकर वे विंध्य क्षेत्र में आए, और विंध्य क्षेत्र में उन्होंने उसे साबित किया कि वे एक अच्छे अध्यापक हैं, एक अच्छे अध्येता हैं, एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे गीतकार हैं। और यहाँ अपनी अकादमिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश ने जो विंध्य धरा में जन्म लेने का ऋण था उसे पाई पाई चुकता किया। सोन, टमस और बिछिया की त्रिवेणी से नहाया बचपन वृद्धावस्था की चढ़ाइयाँ बखूबी चढ़ उतर रहा है। उसे चढ़ने में न परहेज और न गंतव्य को थहाने में भय है। आज 81 वर्ष के हो रहे हैं, तब भी उनका मैं एनर्जी लेवल देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे 35 साल 40 साल का जो युवा है वो एनर्जी लेवल उनके अंदर आज भी है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। अभय जीवन और साहस के दुर्लभ उदाहरण डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश की गरिमा को बढ़ाने में यशस्वी योगदान के हकदार रहे हैं। साहित्य क्षेत्र में जो उनका योगदान है वो किसी से छुपा नहीं है।
और इसीलिए समाज में एक विशेष प्रतिष्ठा उन्होंने न सिर्फ रीवा में बल्कि समूचे विंध्य में प्राप्त की है। वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण होता है, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इसलिए समाज की वास्तविकता, समाज की चुनौतियाँ, समाधान, ये साहित्य के माध्यम से जब प्रस्तुत किया जाता है तो शासन प्रशासन को भी सजग करने के लिए बहुत सहायक होता है। श्रद्धेय नागेंद्र सिंह जी ने बड़े मनीषों के सानिध्य में रह के काम किया है। बाबा नागार्जुन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, महादेवी वर्मा जी, पद्मश्री हरिवंश राय बच्चन जी, पद्मभूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का सानिध्य और उनका आशीष लगातार कमलेश जी इस क्षेत्र में काम करते हुए प्राप्त करते रहे हैं। आज ये बड़े नाम हमारे बीच में भले ना हों, लेकिन जिन्होंने उनके साथ काम करके उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, यदि वो हमारे बीच में है तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम उनका अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें, जिससे आने वाली पीढ़ी को इनके योगदान के बारे में जानकारी हो और इस दिशा में नई पीढ़ी भी जो आगे काम कर सकती है उसको प्रेरणा मिले। नई पीढ़ी ने कबीर का साक्षात्कार तो नहीं किया, मगर यदि कबीर की छाया में संवरे व्यक्तित्व के दर्शन करने हों तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश से मिला जा सकता है। अपने ढंग का ये अकेला रचनाकार आज भी निरंतर कुछ नया गढ़ने में रत है। 81 बसंतों की मधुरिम बयार की सुखद अनुभूतियों को आत्मसात किए कर्म क्षेत्र के ऊंचे नीचे रपटीले पथों को पार कर सफलता के उच्च शिखर पर कीर्ति ध्वज फहराने वाले डॉक्टर नागेंद्र सिंह कमलेश शताधिक शरद की यशोमयी यात्रा पर सतत अग्रसर रहें, यही शुभकामना है। करुणाओं के देश चले जा, ओ निर्मोही मन। करुणाओं के देश चले जा, ओ निर्मोही मन। प्रश्वित अश्रु विकल हो, स्वप्न ढूंढ निष्फल। जहाँ प्रश्वित अश्रु विकल हो, स्वप्न ढूंढ निष्फल। आशाओं के नंगे क्रंदन, आशाओं के नंगे क्रंदन चीख रहे हट चल, चीख रहे हट चल। करुणाओं के देश चले जा, ओ निर्मोही मन। करुणाओं के देश चले